नमस्कार, मैं हूं पंडित आयुष। डीटी में आपका स्वागत है। जैसा कि हर बार डीटी डिजिटल पे हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाते हैं, वैसे ही आज भी हम आपको उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि देश की जानी मानी एक बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने वाले हैं, जिनका नाम है स्वामी दर्शन भारती। आज हम स्वामी दर्शन भारती जी से बात करेंगे और इस शख्सियत के बारे में जानेंगे और उनसे रूबरू होंगे और आपको भी करवाएंगे। जय बद्रस्वाल। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटी में। और आज का बहुत शुभ दिन है और आज के दिन डीटी अपना पहला शख्सियत का इंटरव्यू उत्तराखंड में लेने आया है। जय बद्रसाल, इसके लिए भी जय बद्रसाल, आपके लिए धन्यवाद। तो स्वामी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई और जितनी भी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई वो कहाँ से हुई, मूल निवासी आप कहाँ के हैं, शुरुआती दौर जो ज़िंदगी के थे वो कैसे थे, उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। हाँ, बहुत अच्छी बात की है। कुछ लोग तो आजकल आज की बात करते हैं, परंतु तो आपने एक जड़ की बात की जी। मैं बिल्कुल पहाड़ में जन्मा हुआ। मेरा गाँव जिला पौड़ी के खिरसू ब्लॉक सुराल गाँव है। मेरे पिताजी या मेरी जो पृष्ठभूमि रही वो सब फौजियों की रही। पिताजी मेरे उस समय के जमादार, उस टाइम जमादार बोलते थे जब वो रिटायरमेंट आए, जिसे आप आज की डेट में नायब सूबेदार बोलते हैं। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पहाड़ की है। 8वीं तक मैंने पहाड़ में शिक्षा ग्रहण की और घर का हर काम किया अपने माँ के साथ। बड़ा बेटा था परिवार का, माँ मेरी अकेली थी, तो कभी कभी घास काटना, कभी कभी माँ के साथ में मोल लेके जाना, मतलब पहाड़ में जो काम होता है उस काम से निकला हूँ। उसके बाद पिताजी ने ये सोचा कि चलो इसे कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो यहाँ देहरादून में मेरे मामा जी थे, तो मामा जी के पास मुझे भेज दिया। तब मैंने गुरु राम राय इंटर कॉलेज जो है आपका 8 नंबर जिसे बोलते हैं, वहाँ से इंटर किया। पर उस पीरियड में यहाँ देहरादून में क्या था, गैंगवार। 2 गैंग थे, भरतू बारू गैंग, और मैं हर्रा वाले में रहता था जहाँ से भरतू आता था। तो कुछ उस समय मुझे ये लगा कि यहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, गन्ने के खेतों में दिन काटना, पेट पूजा के लिए अमरूद बगीचे तोड़ देना, लीची खा लेना, मतलब डरा धमका के कुछ अपने आप से भी कुछ ऐसे ही पारिवारिक कारण भी बोल सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक बोल सकते हैं, कुछ पूर्व जन्म के भी संस्कार हो सकते हैं। मैं यहाँ से हरिद्वार चले गया और हरिद्वार जाने के बाद मुझे एक भगवान का एक बड़ा एक आशीर्वाद रहा। बहुत बड़ा अखाड़ा जो विश्व का आज निरंजन अखाड़े का महात्मा और मेरे गुरुजी शंकर भारती जो सचिव थे निरंजन अखाड़े के और ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, मनसा देवी ट्रस्ट के, और बहुत बड़े त्यागी संत थे। उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और 1977 में मुझे नागा बना दिया गया। नागा बनने का मतलब यह है कि अगर मैं आज मर जाता हूं तो मेरे संस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपना पिंडदान कर चुका हूं, अपने सारे कर्मों को मैं उसी समय जीते जी कर चुका हूं। तो आज मैं ऐसी स्थिति में हूं, अगर कहीं वैसे भी मर गया तो मुझे ना कोई पिंडदान की जरूरत है, न किसी का तर्पण की जरूरत है, न किसी का कुछ करने की जरूरत है। इस स्थिति में आज मैं आ चुका हूं। अच्छा, आप जब जिस वक्त आप वहाँ से आए, देहरादून आप सेटल हुए और आपने नागा बनने के बाद में फिर आप वापस से ज़िंदगी की तरफ, गृह जीवन की तरफ या दोबारा से समाज की सेवा की तरफ, क्योंकि जो संत होते हैं और जो नागा होते हैं ये तो कट ऑफ होते हैं। जी 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 जी। फिर दोबारा से ऐसी क्या प्रेरणा मिली आपको, क्या इशारा मिला ईश्वर से कि आपको लगा कि नहीं, अभी आपके कुछ कार्य बाकी रह गए हैं? जब मैं संत बना तो मुझे भारत के बड़े बड़े संतों का सानिध्य मिला, बहुत बड़े बड़े, जिनके नाम से आज लोग रोटी खा रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, बड़े बड़े मठ बना रहे हैं। योग शक्ति धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, बड़े बड़े साधु संतों का, करपात्री जी महाराज, नरसिंह गिरी जी महाराज, और वो मुझे बड़े प्यार करते थे, कहते थे पहाड़ी बाबा। क्या बोलते थे? पहाड़ी बाबा। मेरी दाढ़ी मूछ कुछ नहीं तो पहाड़ी बाबा, तो प्यार। तो उसी समय में मुझे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से भी मुलाकात हुई, तो मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम में रहने लग गया। उनके समय की योग शिक्षा को ग्रहण करने लग गया और उनके आश्रमों के कामों में उनका हाथ बांटने लग गया। उसी समय दिल्ली में कुछ पहाड़ के लोगों से, पहाड़ का था,
तो स्वाभाविक होगा पहाड़ की तरफ झुकाव होगा मातृभूमि की तरफ। तो कुछ पहाड़ के लोगों को मिला मैं वहाँ पे पहाड़ के लोगों में छोटे भी थे और बड़े भी थे। हमारे बाबा बमराड़ा जो बेचारे हमारे बीच में आज नहीं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उनका बड़ा योगदान रहा, हाथ रहा इस राज्य की तरफ। मेरा एक सब कुछ छोड़ने के बाद एक बड़ी बात करना राज्य की, पर मुझे तब राज्य का पता नहीं था। महाराजा मानव शाह जी थे उस समय, ये राज रावत थी, आलम सिंह जी थे, तिरपन सिंह जी थे और धीरेन्द्र प्रताप की मां थी उस टाइम, जो राज्य आंदोलन में थोड़ा बहुत दिल्ली में ये लोग उत्तराखंड राज्य परिषद के नाम से थोड़ा थोड़ा उत्तराखंड के बारे में काम करते थे। तो इन्होंने मेरे सामने रखा कि यार स्वामी जी, राम ने तो अपनी मातृभूमि के लिए सोने की लंका त्यागी, अरे आपके पास तो कुछ भी नहीं है वैसे भी, मतलब फक्कड़, मतलब साधु हो तो तुम्हारे पास क्या है, क्या है छोड़ने के लिए, क्या है? तो क्यों नहीं आप पहाड़ के लिए काम करते हो? तो मैंने कहा भाई क्या करना है। तब हमें उत्तराखंड राज्य के बारे में, उत्तराखंड के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। उन्होंने कहा जी आपको भूख हड़ताल करनी है। आज हमने कहा भूख हड़ताल हो जाएगी। कौन से सन की बात है? 79 की बात है, अप्रैल में। हमने कहा भूख हड़ताल हो जाएगी, तब मैं 22 साल का था। मैंने कहा भूख हड़ताल हो जाएगी। और तब उसके बाद क्या होगा? उसने उन्हें कहा राज्य बन जाएगा। उस समय जो है राष्ट्रीय शासन था, नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो भारत सरकार से तो कोई वार्ता नहीं हो सकती। फिर भी ये इनके पढ़कर हम यहाँ पर आ गए और DAV कॉलेज स्टूडेंट लाइफ मेरी यहाँ पर थी। मेरे साथ के बच्चे कॉलेज में थे, चाहे वो विवेक खन्नेड़ी जी हों, चाहे वो बनोद बर्तवाल जी हों। आज सुभाष शर्मा जिंदा है बेचारा, आज सुभाष शर्मा जिंदा है। बहुत सारे नौजवान, इनके सहयोग से मैं घंटा घर पे बैठ गया बिना राज्य के बारे में जाने हुए कि राज्य होता क्या है। जब बेदुनियाल जी थे, ये बर्तवाल जी बड़े अच्छा वक्ता थे, तो जब वो बोलते थे उत्तराखंड के बारे में तो मैं इनकी बात सुनता था, ये क्या बोल रहे हैं। और तब मुझे कहीं बोलने का मौका मिलता था तो 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर ले, क्योंकि मैं उतना ही जानता था। पर उस समय मैंने जो देखा टोटल में सभी वक्ताओं का, सभी लोगों का, ब्रह्मदत्त जी हमारे पास आते थे उस टाइम, नेता विपक्ष थे वो, और भाजपा का यहां कोई नाम लेने वाला नहीं था। भाजपा यहां पर कुछ नहीं, जीरो, सब कांग्रेस माइंडेड लोग थे। तो उस समय एक चीज नजर आई कि हर किसी का यह कहना था कि राज्य बनेगा और राज्य का जो विकास होगा, जो मॉडल होगा, वो हिमाचल होगा। मतलब हिमाचल की तरह से हम इस राज्य को बनाएंगे, स्थापित। दूसरी बात उसमें बड़ी साफ थी कि जिस तरह से हिमाचल में भू कानून, उस समय की बात कर रहा हूं 79 की, वो भी हम यहां पर लगाएंगे जिससे कि पहाड़ की संस्कृति बच सके। उसके बाद मुझे यूकेडी का जन्म हुआ। यूकेडी में मुझे युवा उपक्रम का अध्यक्ष, तेज तरार आदमी था ही मैं, है ना। तो मैंने 10-12 साल यूकेडी को अपना दिया, खून से सिंचा मैंने यूकेडी को, अपने खून, जिसे कहते हैं खून से। धन तो छोड़िए, धन का कोई महत्व नहीं, खून से। होता क्या है कि सन 90 में लोगों में आक्रोश था, नौजवान एकत्र हो रहा था, सरकार बात मान नहीं रही थी। तो उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय कमेटी की एक मीटिंग होती है हल्द्वानी में। उस मीटिंग में कुछ गांधीवादी लोग, बिना लड़े हुए, जिनको राज्य चाहिए था, वो लोग, उन लोगों ने मेरे खिलाफ एक प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया कि स्वामी दर्शन भारती लिट्टे की तरह, क्योंकि मेरे प्रभात करण से भी संबंध थे, मैं गया भी था, मैं जाफना गया था। इस कारण से लोगों ने मुझे ये कह दिया कि वो लिट्टे का सहयोग लेकर के उत्तराखंड में भी हथियारबंद लड़ाकों को तैयार कर रहे हैं। तो जब मुझे ये खबर मिली तो दुख हुआ कि जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों की बलिदान होता उस पीरियड में, लड़ते हुए राज्य मिलता, बिना लड़ा हुआ राज्य मिल गया, तो आज इस राज्य की स्थिति क्या है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने
अपने आप को उत्तराखंड क्रांति दल के युवा अध्यक्ष के नाते त्याग पत्र दे दिया कि जी नमूना है। कोई आपत्ति नहीं कि ठीक है, जब आपको भरोसा नहीं है तो ऐसे दल में रहने का क्या फायदा है। परंतु फिर उसके बाद भी मैं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यक्रमों सन 94 तक, जब तक आंदोलन, जब तक मुजफ्फरनगर कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, इनमें सब गिरफ्तारियां हुई मेरी, तभी मैं सिर्फ एक उत्तराखंड का होने के नाते बराबर आंदोलन के साथ में शिरकत करता रहा। इस बीच में घटना घटती है, पंजाब में आतंकवाद चरम सीमा पे था। सन 92 में जब यहां इस इलाके के अंदर देहरादून से 5 बजे के बाद कोई हरिद्वार नहीं जाता था, और हरिद्वार से 4 बजे के बाद कोई बिजनौर नहीं जाता था, नहीं नजीमाबाद नहीं जाता था, और नजीमाबाद 4 बजे के बाद कुआं मंडल में बिल्कुल बंद, पूरा आतंकवाद था, पूरी फिरौती थी, कई लोगों को मार दिया था, कई पुलिस अधिकारी मार दिए थे, यहां तक कि तराई को नागा पुलिस के हवाले करना पड़ा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार एक तरफ तो हम राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ खालिस्तानी आ गए हैं। तो हमने कहा क्यों ना पहले खालिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। भगवान की बड़ी कृपा रही, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेरी बात को माना और मुझे पूरी सुरक्षा। तो मैंने 1 महीने तक आपके पौंटा साहब गुरुद्वारे से नानक माता गुरुद्वारे तक एक शांति यात्रा निकाली कि तराई में शांति स्थापित हो। उसमें हमने बहुत कुछ काम किया, बहुत काम किया, इतना काम किया कि तराई में 2 महीने बाद आतंकवाद का खात्मा हो गया। उस समय भी भिंडरावाला टाइगर फोर्स के जो लोग थे, उन्होंने मुझे मारने के लिए 25 लाख रुपए का इनाम रखा था। उस समय भी एक पत्र आया था मेरे लिए। फिर ये चलता रहा कार्यक्रम जीवन का आगे, मतलब हमने एक राष्ट्रवाद की तरफ। आतंकवाद का खात्मा तरी इलाके से उत्तराखंड में करने के बाद फिर क्या हुआ? हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे अंदर कोई राष्ट्रवादी तो हम हैं। पहाड़ में जन्मा आदमी, मैंने महसूस किया कि मैंने पहाड़ में बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं सशस्त्र आंदोलन की तरफ ले जाने का प्रयास किया। तो मैंने देखा पहाड़ी राष्ट्रवादी है, यहाँ पर सशस्त्र आंदोलन नहीं हो सकता। तो वो हमने समझ लिया था कि हमारे डीएनए में क्या है, राष्ट्रवाद है। अधिकांश पहाड़ के लोग आर्मी पृष्ठभूमि के हैं, तो आर्मी पृष्ठभूमि का जो आदमी होगा वो राष्ट्रवादी पहले होगा। तो वहां से मुझे कुछ आतंकवाद के खिलाफ मेरे मन में जिज्ञासा ये होगी कि अब मैं कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पे था। स्वामी जी, ये भी सुना जाता है कि आपने आतंकवाद का खात्मा करने के लिए, टेररिज्म से लड़ने के लिए आपने कश्मीर में बहुत काम किया। कश्मीर की क्या कहानी थी, कौन सा सन था, इसके पीछे क्या वजह थी, वो थोड़ा बताइए। है तो बहुत बड़ा बोलने के लिए, पर मैं छोटी छोटी बात बताऊंगा कि कैसे हम वहाँ पर, जब मेरे आतंकवाद के खिलाफ मेरे मन में एक ये हुआ कि भाई मुझे कश्मीर में काम करना चाहिए। मैं बिना सोचे समझे, कोई बिना प्लानिंग के कश्मीर चले गया। और कश्मीर जब गया तो उस टाइम एसके भान, उस टाइम एडीजी सुरक्षा थे, वो देख रहे थे। वो उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा स्वामी जी ये टनल है, गरम टनल, कैसे घुसोगे इसमें? दोनों जगह जीपीएमजी लगी हुई हैं। उस समय आर्मी के कंट्रोल में नहीं था, बहुत कम, पीक पे था। एचएम का तब बोलबाला था, हिजबुल मुजाहिदीन का। तो वहीं से मेरा संपर्क पीएमओ से हुआ, एस दौलत, जो कि पहले रॉकेट डायरेक्टर थे, और उसके बाद वो पीएमओ में कश्मीर को देख रहे थे। एस दौलत। और उसके बाद ब्रिजेश मिश्रा से मेरी मुलाकात हो गई। और ब्रिजेश मिश्रा से मुलाकात होने का मतलब है कि आप क्षेत्र में काम कर सकते हो। तो मैंने कश्मीर में जितने भी नेता हैं
मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट था, कुछ चीज़ें जो हैं जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने हुर्रियत को तोड़ा भी। कौन सा सन था ये स्वामी जी? ये 97 में, 97। 2 हिस्से के हुर्रियत के। हिजबुल का कमांडर कौन था उस वक्त? उस वक्त हिजबुल का कमांडर मजीद डार, लोकल कमांडर। वैसे सलाउद्दीन तो ऑलरेडी उसका पाकिस्तान में है, पर जो लोकल कमांडर था मजीद डार था, ठीक है ना। इंजीनियर था मजीद डार, बड़े परिवार का, बड़े अच्छे परिवार का लड़का, ठीक है ना। तो हिजबुल का बड़ा खौफ था, मतलब मुझे उनके साथ में, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मुझे डाउनटाउन में यासीन मलिक के घर में मेरा रहना था, सबीर शाह के घर में मेरा उठना बैठना था, अब्दुल गनी भट्ट जो हुर्रियत के चेयरमैन थे उनके घर में सुपोर, उनके बगीचे में जाता था। तो इस तरह से मैंने वहाँ के जितने भी मॉडरेट मिलिटेंट थे, इनको मॉडरेट मिलिटेंट बोलते हैं, कि जिन्होंने पहले आतंकवाद अपनाया और उसके बाद मुख्य धारा में जुड़ने का एक प्रयास कर रहे थे जो लोग। तो भारत सरकार का भी उस टाइम एक कार्यक्रम चल रहा था कि इनको बातचीत की टेबल पे लाओ, बातचीत की टेबल पे लाओ। तो कभी 4 संगठन आए, कभी 6 संगठन, क्योंकि वहाँ बहुत सारे संगठन हैं, वहाँ बहुत सारे। एक बार ऐसा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा से, जो गवर्नर साहब थे हमारे, वो विदेश सचिव थे पहले, उनको वहाँ का गवर्नर बनाया गया, उनके संपर्क में काम करने का मौका मिला, और विदेश सचिव होने के नाते उन्होंने कश्मीर को दिया काफ़ी कुछ। एक राजनीतिक परिपक्व थे। उससे पहले केसी पंजी थे, पर केसी पंजी को कश्मीरियों ने स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। सब मॉडरेट नेताओं को सिर्फ क्या बोलते हैं, जेके लब को छोड़ करके सारे जितने भी नेता थे सब एक टेबल पे आए। बातचीत की टेबल वो कश्मीर में भी हुई, और वही बातचीत की टेबल दिल्ली में भी हुई। तो एक प्रोसेस शुरू हुआ। आतंकवाद अपनी जगह चल ही रहा था, और सरकार ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो, क्योंकि हमने भी महसूस किया होता, हमने भी भारत सरकारों के कहा था कि बातचीत ही जरिया है अगर कश्मीर में शांति स्थापित करनी। क्योंकि बेसिक में कश्मीरी आतंकवाद बाहर से कम था, वो उस टाइम वो अंदर से हमारे बीच में पैदा हो रहा था। जो आतंकवाद हमारे बीच में पैदा होगा उसे खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे बीच में है ना वो। तो कश्मीर में मैंने 14-15 साल मेरे को राष्ट्र को दिए। धारा 370 पर हमने भारत सरकार से बात की, भाई अगर धारा 370 हटाई जाती है तो ये आतंकवाद पर कुछ काबू किया जा सकता, नियंत्रण किया जा सकता है। ये सब सुझाव थे, उस समय के सुझाव थे। जब 14-15 साल हमने वहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ काम किया, सभी एजेंसी के साथ जुड़ करके। कश्मीर में क्या सफलता आपको हासिल हुई, और उसके बाद आपका एहसास जो था, जो मनोबल था, उसी क्या दिशा थी? मैंने कश्मीर में, मैंने कहा ना कि मैं 14-15 साल काम किया, बिल्कुल आतंकवादियों के गढ़ों में जा करके, क्योंकि हमारा कार्य कुछ ऐसा था कि आतंकवादियों से भी बात, मतलब उनकी बात को भी सरकार तक रखना। तो जब तक उनके लोगों से कहीं से संपर्क जोड़ना पड़ता था, तो हमने पूरा काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया। और उस समय जो भी समाचार हमसे बन पाया, जो भी नई सोच हमने लोगों के अंदर डेवलप की वहाँ पर, वो भारत सरकार को हम बार बार करते रहे। जब हमने देखा भाई यहाँ पर ठीक है, शांत हो गया था, ना कोई ग्रेनेड फेंकने की वारदात थी। 6-7 की बात कर रहा हूँ मैं, 6-7 में वहाँ पर कोई ग्रेनेड ना फेंकता था, ना कोई, मतलब बहुत मामूली सी घटनाएं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अभी पीस प्रोसेस में चल रहे हैं, हम अपने उत्तराखंड की तरफ आ गए। जब हम उत्तराखंड की तरफ आए तो तिवाड़ी सरकार थी। तिवाड़ी सरकार थी तो तिवाड़ी जी हमारे बहुत आदर्श पुरुष रहे हैं। वो, उनका मेरे पे एक एहसान भी रहा कि जीवन में उन्होंने मेरे एक बड़ा कार्य किया था कि जब मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के यहाँ था, उस टाइम वो उद्योग मंत्री थे, और उस समय उन्होंने मुझे रहने के लिए एक BHL गेस्ट हाउस दे दिया, गाड़ी दे दी आने जाने के लिए। तो मेरे लिए तो वो पूजनीय थे। परंतु जब वो यहाँ आए, उनके कार्यकाल में
मुसलमानों का एक बड़ा तबका मैं वहाँ देखता था उनके यहाँ पर, तो मुझे बुरा लगता था कि यार ये उत्तराखंड राज्य मांगा किसके लिए था, इस उत्तराखंड राज्य में बस कौन रहे हैं, तो वो मेरा एक चिंता का विषय था। तो मैंने उत्तराखंड रहने की ठान ली कि उत्तराखंड में भी अब उत्तराखंड से ही मतलब अपना कार्यक्रम शुरू करूंगा। तो उसके बाद में उत्तराखंड में मैंने अपना जीवन जीना यहाँ शुरू कर लिया, कश्मीर छोड़ दिया तिवाड़ी काल से। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, विशेषतर आपको क्या लगता है जो मुस्लिम्स और हिंदू की जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत बखूबी लड़ रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है? लोग बाग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी बराबर का अधिकार है। आखिर ऐसे कौन से मैग्नीट्यूड्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए? नहीं, मैं एक चीज़ अब फिर कह देना चाहता हूँ कि मेरा उत्तराखंड मुस्लिम समाज से कोई भी विवाद नहीं। अगर कोई मेरा मुस्लिम समाज से विवाद होगा तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, बैठ के बातचीत कर सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो हैं वो भाई, जब वो क्या उत्तराखंड में जन्म लेना क्या पाप है? इसलिए मैं कहता हूं कि जो उत्तराखंड का मुसलमान है उनसे हमारा कोई भेद नहीं है। भेद इसलिए नहीं है कि वो उत्तराखंड की संस्कृति को समझते हैं, उत्तराखंड के व्यक्ति का आचार विचार समझते हैं, तो उनसे हमारा कभी कोई धार्मिक टकराव नहीं हुआ। जब से ये बिहार से, बांग्लादेश से, नजीबाबाद से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, जिनका यहाँ लेना देना नहीं, इनका बड़ी संख्या में आना शुरू हो गया। जहाँ रात दिन देखो कोई ना कोई मजार बन रही है, कोई ना कोई मस्जिद बन रही है, तो हमने महसूस किया कि देवभूमि तो देवताओं की भूमि है भाई, यह तो शिवलोक है। इसके खिलाफ, इनके खिलाफ मैंने आज से 5 साल पहले, वो भी बता देता हूं क्यों। हरीश रावत जी को दुर्भाग्य से मैं आज ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनाने में मेरा हाथ है। ये सौभाग्य नहीं था मेरा, दुर्भाग्य था मेरा, और इसको हरीश रावत जी का भी पूछ लीजिएगा आप। उसके एवज में उन्होंने मुझे एक कमेटी का चेयरमैन बनाने की पेशकश की और बना भी दिया। मैंने उस कमेटी का चेयरमैन नहीं बना क्योंकि उसी टाइम उनके यहां से 3 घंटे की छुट्टी जुमा की नमाज पर। कितने घंटे की? 3 घंटे की छुट्टी। तो वहीं से मेरा टकरार शुरू किया। मैंने कहा अब इनसे लड़ाई होगी, क्योंकि मैं देखता था हरीश रावत जी के यहां 99% मुसलमान तुच्चा, लुच्चा, लफंगा, गुंडा, गाड़ी चोर, साइकिल चोर, सच कह रहा हूं आपको बात। और मैं बहुत दुखी होता था उस समय कि कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया ये। हरीश रावत जी अपने आप में योग्य व्यक्ति हैं, मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाता हूं, पर उनके अगल बगल होता भी वही है। मुख्यमंत्री को कौन मारता है? अगल बगल के लोग मारते हैं। उनके अगल बगल जो थे मुसलमानों का तांता, और फिर उनके साथ एक ऐसा आदमी जुड़ा कि जिन्हें हरीश रावत को बर्बाद कर दिया। तो वहां से मेरे उनके खिलाफ लड़ाई हुई और मैंने बद्रीनाथ की तरफ मार्च किया। और जब मैं बद्रीनाथ की तरफ गया, भगवान बद्री विशाल की प्रेरणा मानूंगा मैं उस बात को। अरे बताओ, मन में ये आता है कि नहीं बद्री विशाल से ये लड़ाई शुरू होगी, ये संकल्प मैं बद्री विशाल जाऊंगा। मैं 5-6 गाड़ियों को लेकर के बद्रीनाथ चले गया और बद्रीनाथ गया। हमने बद्रीनाथ में आज भी बिल्कुल बद्रीनाथ जी के मुख्य पट पर, मुख्य द्वार पर एक बैनर टांग दिया जिसपे साफ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में मस्जिद, मदरसे, मजार नहीं बनाई जाएंगी। ये भगवान बद्री विशाल प्रेरणा दे रहे थे। मेरी हैसियत थोड़ी थी इतनी कि मैं भगवान बद्री विशाल के मंदिर में जाकर के काम करूं, और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में ही एक मीटिंग कर डाली जो आज तक कभी नहीं हुई। उसके प्रेरणा स्रोत भगवान बद्री विशाल थे। पुलिस तब आई जब मीटिंग खत्म हो गई, तो हमने तब ऐलान किया था कि बद्री विशाल के क्षेत्र में कोई भी कट्टरपंथी नहीं रहेगा, कोई भी गाय खाने वाला यहां नहीं रहेगा। तो मैं ये समझता हूं समय के कोतवाल थे वहां पर, गोसाई जी, मैं समझता हूं उनकी होशियारी है, ये शासन की होशियारी रहेगी। उन्होंने उस 2-3 दिन के लिए मुसलमानों को वहां से
एक साइड कर दिया, उनकी दुकान नहीं खुलने दी, क्योंकि हमने उनके दुकानों पे लिख दिया था कि जो दुकान खोलेगा उसको उसकी मरम्मत की जाएगी, जो भी हमसे होगा। स्वामी जी, ये जब भी आपके यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ तो ये एक तस्वीर जो इस बेटी की लगी हुई है, वो भी तलवार के साथ, बहुत आपने हिफाजत से इसको रख रखा है, इसकी क्या कहानी है? बस पता नहीं कैसे आपका ये प्रश्न भी कहाँ से आपने पैदा किया। ये एक मतलब मैं कहता हूँ, हमने इतिहास में पढ़ा है कि कोई भी रहो, हिंदुओं ने, मैं उन्हें हिंदू मानता हूँ, मैं उन्हें क्षत्रिय राजा ये कहने में ज़्यादा, हिंदुओं ने अपनी बहन बेटियों, हिंदुओं की बहन बेटियों ने, बहुओं ने इस्लामिक मैं भी उनका कट्टरपंथी बोलता हूँ, मुगल बादशाह जो थे, उनसे अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर किया। पर ये निकिता तोमर है, ये बल्लभगढ़ की निकिता तोमर है। अब जौहर हमने देखा नहीं, पढ़ा है हमने, परंतु हमने आंखों के सामने भारत के करोड़ों नहीं, विश्व के करोड़ों लोगों ने देखा कि किस तरह से लव जिहादी लड़की को अपने गाड़ी में बिठाने का प्रयास कर रहा था, और लड़की के विरोध करने पर उसने लव जिहादी का साथ जाना, मरना स्वीकार किया, पर लव जिहादी का साथ नहीं गई। तो आज भी हमें देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी भी लड़कियां, ऐसी भी बहनें हैं जो मरना पसंद करेंगी, मुसलमानों के साथ जाना पसंद नहीं करेंगी। इसीलिए ये तलवार भी है। हमारा कहना बड़ा साफ है कि बहन बेटी की रक्षा शस्त्र से की जा सकती, जवान से नहीं। स्वामी जी, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है बरेली से, जिसमें एक शख्स हैं जो कि एक खास समुदाय के हैं, वो बोल रहे हैं कि आपका सर कलम करके जो लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इतनी नफरत आखिर क्यों है आपके प्रति? आखिर ऐसा क्या किया है आपने जो 1 करोड़ रुपए का इनाम आपके ऊपर घोषित कर दिया एक व्यक्ति ने, एक समुदाय ने? क्या कहानी है इसके पीछे? अब ये क्या बताऊं, मैं समझता हूं, मैं इसको मुसलमानों से नहीं जोड़ता हूं। भाई हम कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ हमें बोलने का मतलब नहीं। कुरान तुम्हारी है, तुम पढ़ते हो, पता नहीं क्या पढ़ते हो। इस्लाम धर्म तुम्हारा है, वो कहां से आया, क्या आया, वो तुम जानो। मैं अपने धर्म की बात करता हूं, अपने बहन बेटी की बात करता हूं। आपको क्या लगता है स्वामी जी, उत्तराखंड पुलिस और योगी पुलिस है हमारी, आपने से कहा कि योगी पुलिस जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट ज़्यादा है या काम ज़्यादा कर लेती है, तो क्या उत्तराखंड की पुलिस में ऐसा क्या परेशानी हो जाती है कि उतनी सख्ती से नहीं डील कर पाती? देखो, वो योगी पुलिस है, वो योगी से रिमोटेड है। योगी ने कहा वो होगा, वो किसी मंत्री विधायक, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष से रिमोटेड नहीं है। उत्तराखंड पुलिस तो बेचारी हो गई आज। उत्तराखंड पुलिस ने तो हथियार रखने की जगह वो बोलते हैं हम पेन रखते हैं भैया। मतलब इसका मतलब उत्तराखंड में बड़ी साफ है, राजनीतिक संकल्पता नहीं है किसी के अंदर। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो उत्तराखंड के अंदर जिसने पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम किया हो, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस दबी हुई है। योगी जी के पद चिन्हों पे चले तो निश्चित रूप से उत्तराखंड एक नए युग की शुरुआत होगी। उत्तराखंड के अंदर नया युग, नई प्रेरणा, मातृशक्ति का सम्मान होगा। और कहीं ये मुख्यमंत्री भी ऐसा ही निकला तो फिर मैं ये कहूंगा उत्तराखंड के लोगों को फिर निर्णय लेना पड़ेगा और बड़ा निर्णय लिया जाएगा। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीटी से बात करने के लिए, और बहुत ही ऊर्जावान बातें आपने बताई। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस खास कार्यक्रम में, उत्तराखंड के पहले कार्यक्रम में, आपसे इतनी ऊर्जावान बातें करी हमने और आपका पहला इंटरव्यू हमने लिया। एक आखिरी संदेश जो आप देना चाहेंगे उत्तराखंड के युवाओं को, खास तौर से विशेषकर, और साथ में उत्तराखंड की जनता को, वो क्या होगा, वो ज़रा आप आखिरी में बताएं प्लीज़। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। ये मेरे लिए नहीं है, उत्तराखंड के लोगों को समय दिया, इस देवभूमि का आपने समय दिया। मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके अपने भविष्य कौन? उत्तराखंड का नौजवान। भाई शराब से, नशे से अगर आपने अपने आप को बचा दिया
तो निश्चित रूप से आप देवभूमि को बचाओगे, अपने पूर्वजों के संस्कारों को बचाओगे, अपनी बहन बेटियों को बचा सकते हो, पर नशे से दूर रहना। क्योंकि नशे में कभी भी आदमी, नशा करने वाला समाज हमेशा गर्त हुआ है, यह भी याद रखना। इसलिए मैं बार बार न कह करके एक बार फिर कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। यहां पर कट्टरवाद को, कट्टरपंथियों को रोकना होगा। अपने लोभ लालच को छोड़िए। एक आदमी, दो आदमी अपने लोभ और लालच के लिए इसको दुकान दे देते हो, अपने पड़ोस बसा देते हो, अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए। जय बद्र विशाल, भगवान बद्र विशाल की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। एक बार अंत में कह देना चाहता हूं, भगवान बद्र विशाल सतयुग के भगवान हैं, इनका स्मरण करें, निश्चित बात से आपका सारा काम पूरा होगा। और भगवान बद्र विशाल का अगर आप संकल्प लेंगे कि हम देवभूमि की संस्कृति परंपरा को बचाएंगे, तो निश्चित बचा लेंगे। जय बद्र विशाल। स्वामी जी, इस वक्त उत्तराखंड में भू कानून का जो मुद्दा है वो बहुत गरमाया हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? और इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी बात ये भी है कि जो नशेपंथी में जो पूरा उत्तराखंड इस समय डूब रहा है, जिस तरीके से पंजाब का हाल एक वक्त में हुआ करता था, उससे कोई कम हाल उत्तराखंड का नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ड्राई स्टेट की मांग नहीं करनी चाहिए यहाँ पे? इन दोनों बातों पर जरा थोड़ी बहुत अच्छी बात है, आपने बात उठाई। ये जो बड़ा महत्वपूर्ण आज का ज्वलंत मुद्दा है, ये पहली बात तो भू कानून। अब आज की डेट में कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन भू कानून तो कह रहा है, पर भू कानून को जब तक जनता को ठगो मत, भू कानून कह करके ठगो मत। आपको यह कहना पड़ेगा किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो भू कानून की बात करती हो कि भाई हिमाचल की तर्ज पर भू कानून या खनुड़ जी की तर्ज पर भू कानून, दोनों में बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। एक तो ये साफ करो। दूसरी बात, अगर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर आप भू अधिनियम लगाना चाहते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा जनता को कि 2000 से लगाओगे, 2005 से लगाओगे, 10 से लगाओगे, 15 से लगाओगे। जब तक आप ये नहीं कहोगे, तब तक मैं ये मानूंगा कि आप जनता के साथ छल कर रहे हो। एक उनका सेंटिमेंट, एक भावना तक शोषण कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हम 2015 से हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाएंगे, 2020 से लगाएंगे। पर जब तक आप ये सच नहीं बताओगे, तब तक जनता आपका साथ नहीं देगी। तो क्या ये माना जाए कि 2021 अभी चल रहा है, तो अगर मान लीजिए भू कानून पास हो जाता है, तो अगर सरकार कहती है हम 2021 से लगा रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई हो जाएगी? ऐसा है कि उत्तराखंड अब 2021 में तो उत्तराखंड की 80% जमीन तो वैसे भी जा चुकी है, और पहाड़ों में जो जमीन है, जो 17-18% जो जमीन है, 20% कहीं है, कहीं 13% है। तब मैं ये बात कहूंगा मैं अब कि मैदान को छोड़ करके पहाड़ों में भू कानून लगा दिया जाए, तो पहाड़ सुरक्षित रहेंगे, सीमा सुरक्षित रहेगी, आपके गांव सुरक्षित रहेंगे। इसलिए एक मांग को उठाओ, उत्तराखंड के पहाड़ों को बचाओ। और मैं चाहता हूं उत्तराखंड के पहाड़ों को बचाने के लिए भारत का आदमी आवाज देगा। उत्तराखंड का पहाड़ उत्तराखंड का नहीं, यह सीमा है, चीन से लगी हुई सीमा है। इसको सुरक्षित रखने के लिए हर भारतवासी आप लोगों का साथ देगा। मैदान की तो बाबू सारी जमीन पर मुसलमानों का कब्जा है। 70% जो जमीन है उत्तराखंड की सरकारी जमीन, उस पर तो मुसलमान कब्जा कर बैठा है। तो कब 2021 में लगाओगे? तब तक 22 में लगाओगे, तब तक तो मुझे लगता है कि 2-3 लाख और आ जाएंगे। फिर लगाने का न लगाने कोई फायदा नहीं। अगर लगाना है तो 2015 समय सीमा रखिए, कुछ तो रिलीफ मिलेगी उत्तराखंड को। लेकिन स्वामी जी, इसमें एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि यदि अगर किसी व्यक्ति ने 2010 में लैंड ले रखी है, 2012 में ले रखी है, उसमें उसकी क्या गलती है? उसका तो पूरा पैसा चला जाएगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए किसी ने 5 लाख भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, अगर 20 लाख भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो अगर ये कानून आ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? उसका तो पैसा चला। मैं तभी तो कह रहा हूं कि जब तक भाई आपको तो एक टाइम तो देना पड़ेगा कि आप 2022 के जब सरकार बनेगी तब आप कानून लगाओगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। आपको आज बताना पड़ेगा, आपको 2021 में लगाना है, पर क्लियर करना पड़ेगा जनता के सामने। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, तब जनता जुड़ेगी, वरना तब तक जनता। और मैं एक बात बता दूं आपको, कोई भी राजनीतिक दल कभी भी समय सीमा नहीं दे सकता कि समय सीमा देगा वोटर भाग जाएगा। क्यों देगा?
वो तो एक आम आदमी पार्टी और आज यूकेडी, जो कि जिसका जन्म ही हिमाचल की तरह भू कानून बनाने के लिए उत्तराखंड में पैदा हुआ, वो आज सिर्फ भू कानून की बात कर रही है। इसीलिए राजनीतिक दलों को और सामाजिक संगठनों को हिमाचल की तरफ पे भू कानून की बात को क्लियर करना चाहिए और समय सीमा जनता को बता देनी चाहिए। तब दो तरीके की बात बोली थी कि भू कानून दो तरीके के हो रहे हैं, एक तो खंडूरी जी वाला और एक हिमाचल वाला। इन दोनों भू कानूनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, हिमाचल वाले भू कानून में यह है कि आप कोई भी आदमी वहां पर इंडस्ट्री लगाता है, होटल की इंडस्ट्री लगाता है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण जमीन को हम लैंड यूज चेंज करके वहां पर बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं, हरियाणा में उस पर प्रतिबंध है। शहरी क्षेत्र में अगर आप जमीन लेते हैं तो लीज पर, और लीज पे जब लेते हैं तो जो जिसकी जमीन होगी वो पार्टनर होगा। मुख्य पार्टनर कौन होता है? वो होता है, और बाकी साइलेंट पार्टनर होते हैं, तो उसका भी इनकम हो जाती है। अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसा होता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड का विकास और उत्तराखंड की जमीन अपने पास रहेगी। अब रहा खंडूरी वाली बात, खंडूरी सरकार में उन्होंने 500 गज पर, पहले की सरकार ने कहा था कि 500 गज जमीन कोई भी ले सकता है। खंडूरी सरकार ने क्या किया, उसमें 250 गज पे लिया है, और उसके बाद कई हजार बीघा जमीन लैंड यूज चेंज करके आज पूरे देहरादून को कंक्रीट में तब्दील कर गए, पूरे हरिद्वार को कंक्रीट बना दिया, पूरे उधम सिंह नगर को कंक्रीट में तब्दील कर। तो कौन सा भू कानून है भैया? कहने का मतलब ये स्वामी जी की कानून लाए भी, लेकिन उसके साथ उसका ऐसा विकल्प ले आए कि उसका कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान हुआ और नेताओं की जेब में पैसा गया। मतलब यहां तक कि नेताओं ने शहरी क्षेत्र में 5 लाख रुपए बीघा लैंड यूज चेंज कर लिया। अब बताइए, जब एक ने 100 बीघे का कितना पैसे चले गए, तो अपने कमाई का जरिया। तो भैया ऐसा लैंड यूज चेंज, ऐसा भू कानून नहीं चाहिए। अगर भू कानून चाहिए तो धारा 370 के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश में है तो भैया पहाड़ों का भला हो सकता है, अन्यथा बेकार बातें हैं। और जहां तक आपने ड्राई एरिया की बात कही, बिल्कुल आज उत्तराखंड को आवश्यकता है यहां की जवानी को। यहां का आदमी फौज में, देखिए आज बड़ा दुख होता है, पौड़ी जिले से 8000 बच्चे आते हैं, दौड़ते हैं और निकलते 300 बच्चे हैं। और एक दिन ऐसा था कि 100% 100 लड़के जाते थे, 100 लड़के भर्ती होके आते थे। सुल्फा, दारू तो पहाड़ में ऐसा हो गया कि जैसे मतलब एक संस्कृति है, पहाड़ की संस्कृति। सुबह से शाम तक एक आदमी किस लिए जी रहा है? शाम को क्वार्टर पीने के लिए काम कर रहा। कितना? 1 क्वार्टर के लिए। एक अध्याय के लिए काम हो गया, उसे गाड़ी रोक दी, होटल बंद कर दिया, क्योंकि उसका काम हो गया अध्याय का। तो इसलिए अगर सरकार, कोई बात नहीं, कर्ज हो प्रदेश में कोई बात नहीं, पर सरकार उत्तराखंड की मां बहनों को बचा सकती है। उत्तराखंड के नौजवान जो आज बर्बादी की तरफ जा रही है उसको बचा सकती है। परंतु ड्राई एरिया घोषित करने के लिए सरकार को बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि बाहर से तस्करी शराब की न हो पाए, और जो फौज की जो शराब गांव में बिकती है उस पर भी प्रतिबंध लगाना होगा। तब तो शुभ संकेत रहेगा कि पहाड़ की मातृशक्ति भी कुछ आराम से रहेगी। हर मां, हर पत्नी आज पहाड़ में परेशान है कि पति कब कितना दारू पी के आएगा, झगड़ा करेगा, कहां गिरेगा, कहां मरेगा, चिंतित है। आज यह स्थिति पूरे पहाड़ की हो चुकी है। पहले हम कहते थे, आज से 40 साल पहले सूर्यास्त नेपाल मस्त, और आज सूर्यास्त पहाड़ मस्त, मतलब उत्तराखंड मस्त। ऐसा ना करो। और इसका इसका दुष्प्रभाव क्या होगा मैं आपको बता दूं। बहुत दुखी हूं इस बात से कि हर राज्य किसी न किसी रूप में आगे आए। कोई टूरिज्म में आया, कोई बागवानी में आया, कोई इंडस्ट्री में आया, कोई एजुकेशन में आया। आज उत्तराखंड हिमालय राज्यों में मानव तस्करी के हिसाब से प्रथम है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है बताइए आप। मानव तस्करी कहां होती है? जहां नशा होता है, जहां अपराध होता है। नशा अपराध की देन होती है। इसलिए आज उत्तराखंड मानव तस्करी में नंबर 1 सर्वोच्च स्थान पे हासिल है। बताइए आप, शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों, उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों, उत्तराखंड के सामाजिक संगठनों, उत्तराखंड के नेताओं,
उत्तराखंड की सरकार को भी शर्म आ जानी चाहिए कि आज उत्तराखंड आपका पहले स्थान पर है मानव तस्करी में, और जिले वाइज जब इसका विशेषण हुआ तो पिथौरागढ़ जिला मानव तस्करी में चौथे नंबर पर है। तो शर्म की बात है ये, सरकार के लिए भी, सामाजिक संगठनों के लिए भी, मातृशक्ति के लिए भी, युवाओं के लिए भी, कि आपका प्रदेश इतने नीचे स्तर पर जा चुका है कि जहां पर मानव तस्करी हो रही है। बचाओ इस प्रदेश को, बचाओ, और बचाना होगा आपको। नहीं बचाओगे तो एक दिन आप भी इस मानव तस्करी, इस ड्रग्स का, इस नशे का शिकार होकर के हरिओम हो जाओगे।